हेलो। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे 1872। इसे ड्राफ्ट किया गया था जेम्स स्टीफन के द्वारा। ये सब्सटेंटिव लॉ है जो राइट्स बताता है, ड्यूटीज बताता है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है राइट्स बताता है पार्टीज की। इसका नेचर जो है प्रोस्पेक्टिव है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ICA इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। यह एग्जॉस्टिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है अपने आप में। जैसे कोई ब्रीच होता है तो हम SRA में भी जा सकते हैं। इनेक्टमेंट जो है 25 अप्रैल 1872 और इन्फोर्समेंट 1 सितंबर 1872। एक्ट नंबर 9 ऑफ प्रेम्बल पर चलते हैं। प्रेम्बल क्या बोलता है? डिफाइन एंड अमेंड certain parts of law related to contracts. पहले जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था। बाद में दोनों पृथक हो गए, सेपरेट हो गए ICA से, है ना। दोनों पहले कॉन्ट्रैक्ट में ही थे और अब दोनों डिफरेंट एक्ट हैं। टोटल चैप्टर जो है 10 है और हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, 1 to 75 और दूसरा पार्ट जो है 124 to 238। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी, ये सारे लास्ट में है। अब रूल्स ऑफ ICA, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस 2B में, ऑफर 2A में। असल में ऑफर नहीं, वो प्रपोजल है। इंडियन लॉ में प्रपोजल है। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू अग्रीमेंट, जो 2E में है, और कंसिडरेशन 2D में, प्रॉमिस 2B में। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, 2H में कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर जो है यूके लॉ में होता है और इंडियन लॉ में इसी को प्रपोजल कहते हैं। इंग्लिश लॉ में ऑफर, इंडियन लॉ में प्रपोजल। अब आते हैं प्रपोजल पे। 2A में दिया ये, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, मतलब कम्युनिकेशन करता है। कैसा? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, जो दिया है अपना 9 में। टू अनदर पर्सन, है ना। वहां भी दो चीजें, टू वर्ल्ड एट लार्ज यानी जनरल ऑफर, और पर्टिकुलर पर्सन यानी स्पेसिफिक ऑफर। वर्ल्ड एट लार्ज का मतलब जनरल और पर्टिकुलर पर्सन का मतलब स्पेसिफिक। हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब पर्पस क्या होता है? with a view to obtain the assent of the other person, सामने वाले की सहमति।
अब देखते हैं इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो होता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। फिर ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनिट एंड नॉट वेग। ये अपना 29 में दिया है। और सबसे मेन बात इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पे केस देखते हैं, है ना। तो केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। सबसे पहले आता है जनरल ऑफर, फिर आता है स्पेसिफिक ऑफर, थर्ड नंबर पे आता है एक्सप्रेस इम्प्लाइड ऑफर, है ना। फोर्थ पे काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर देते ही ओरिजिनल ऑफर जो है वो खत्म हो जाता है। फिर पे आता है क्रॉस ऑफर। 1 का 150 यानी कि 2 का 300 ना। आइडेंटिकल ऑफर भी कहते हैं। तो जोड़ी ही लेगा ना। अच्छा, इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं है। इंडिया में जनरल ऑफर का पहला केस जो था वो था हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। स्पेसिफिक ऑफर में जो केस है वो है बोल्टन वर्सेस जॉन्स का। जनरल ऑफर में हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल 1952। स्पेसिफिक बोल्टन वर्सेस जॉन्स। काउंटर ऑफर में हाजी मोहम्मद हाजी जीवा वर्सेस स्पाइनर। इसमें क्या कहा था, एनी डिपार्चर फ्रॉम ओरिजिनल ऑफर विटिएट्स एक्सेप्टेंस, है ना। क्रॉस ऑफर क्या होता है, दो पार्टी है और आइडेंटिकल ऑफर बोल रही है। इनविटेशन टू ऑफर के उदाहरण देते हैं, है ना। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं है। जैसे नीलामी होती है, हाँ, या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट होता है, मेन्यू कार्ड होता है रेस्टोरेंट का, ये सब इनविटेशन टू ऑफर के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इसमें जो केस है वो है हार्वे वर्सेस फेसी। When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस में भी दो चीज़ें होती हैं। प्रॉमिस में होती है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर कौन होता है, जो प्रपोजल देता है। प्रॉमिसी होता है जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल। ये दिया है अपने को 2C में। प्रॉमिस। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ एसेंट जो है दोनों तरीके से कर सकता है, एक्सप्रेसली भी इम्प्लाइडली भी। अच्छा, और मस्ट बी मेड टू द पर्सन टू होम द ऑफर इज मेड, या फिर उसके एजेंट को, ऑफरी के एजेंट को भी। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड टू द पर्सन हु मेड द ऑफर। ऑफरर को ही कम्युनिकेट करना है। 7, 8, 9 ये एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। 7 में बताया मिरर इमेज रूल, है ना। मतलब
ये जो है एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए एक्सेप्टेंस। 8 में बताया है परफॉर्मिंग कंडीशन के बारे में, और 9th में बताया है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली आप मतलब एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। अच्छा, ICA का 3, 4 और 5 पोस्टल रूल को फॉलो करता है ना, इंडियन पोस्ट या ये सब रूल जो होता है। बाद में इस पे फर्दर केस लॉज आए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब मैनर, ये 7 का 2 में दिया है। एंड इफ देयर इज नो गिवन प्रेस्क्राइब मैनर तो यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में होना चाहिए। अच्छा, मेंटल एक्सेप्टेंस कुछ नहीं होता, मन ही मन में आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। ये केस में दिया गया था फेल्टहाउस वर्सेस वाइंगली। अच्छा, अब देखते हैं कंसीडरेशन के बारे में। 2D यह बेस्ड है क्विड प्रो क्वो पर, मतलब समथिंग फॉर समथिंग, लेन देन। अच्छा, और ये हमेशा जो है प्रोमिसर के डिजायर पे मूव होता है। कंसीडरेशन 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट के बारे में हमें सेक्शन 25 के पैरा 2 में है, प्रेजेंट तो है ही, है ना, और फ्यूचर जैसे हम 0 EMI पे कोई सामान लेते हैं, मोबाइल या टीवी, वो इसके उदाहरण है। कंसीडरेशन मतलब कुछ वैल्यू होनी चाहिए लॉ की नज़र में। अच्छा, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में है, पर प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन इंडिया में नहीं है। प्रीविटी ऑफ का मतलब होता है ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कंसीडरेशन थर्ड पर्सन भी दे सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट में ओनली पार्टी कैन सू, ब्रीच होने की स्थिति में। अब 25 देखते हैं क्या कहता है। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, पर 3 ऐसे भी कंडीशन है जहां पर ये वॉइड नहीं होता, है ना। 25 में पहला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये राइटिंग में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, और थर्ड में आता है लिमिटेशन एट से टाइम बाद डेब्ट है, तो फिर आप राइटिंग में और साइन करके बता सकते हैं कि मैं ये देने को तैयार हूं डेट। अभी क्या इसमें 2 एक्सप्लेनेशन भी है। पहला है कि गिफ्ट तो गिफ्ट है, उसमें नीड ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। दूसरा क्या, कंसिडरेशन आपने काफ़ी कम दिया है और आपको उसके बदले में काफ़ी कुछ मिल रहा है, तो सीधे सीधे ये वॉइड नहीं होगा। हाँ, फ्री कंसेंट है या नहीं, इस पे सवाल उठ सकते हैं, अकाउंट में लिया जाएगा इसको। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। कम्युनिकेशन 2 तरह की होती है, पोस्टल यानी पत्राचार और टेलीफोनिक पर केस है गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल, जिसमें कहा गया एक्सेप्टेंस जहाँ पे सुना जाता है फोन पे, वहीं पे कंप्लीट हो जाती है कम्युनिकेशन।
मैंने फ़ोन किया किसी को, उसने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने जहाँ पे खड़े होकर सुना वहीं पे कम्युनिकेशन कंप्लीट। तो भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल, जहाँ पे सुना वहीं पे कंप्लीट। फिर पोस्टल कम्युनिकेशन पे केस है, एडम्स वर्सेस लिंडसेल। थ्री में क्या बोलता है, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये बस इंट्रोडक्शन है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर 4 में आते हैं। 4 में है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल व्हेन कंप्लीट। तो पहली बात तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट वाज मेड। तो प्रपोजल दिया गया, उसके नॉलेज में बात आ गई तो मामला खत्म, कम्युनिकेशन कंप्लीट, है ना। अब बात आती है एक्सेप्टेंस का क्या, उसकी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है। तो पहली बात इसमें है कि पुटिंग इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, मतलब कि जब आउट ऑफ पावर हो जाए वो, तो प्रपोजल के अगेंस्ट में हाँ वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अलाउड नहीं है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अलाउड नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, नॉलेज ऑफ प्रपोजल में आ जाए तो एक्सेप्टर के अगेंस्ट में रिवोकेशन अलाउड नहीं है। अब आप पीछे नहीं हट सकते, है ना। तो यही था 4 में। अब बात करते हैं इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में रिवोकेशन में क्या अंतर है। वहाँ पे इंडियन लॉ में रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों चलती है, पर इंग्लिश लॉ में रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में है, वहाँ नहीं है। अब 5 पे आते हैं, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब तक हो सकता है, टिल द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजल। और एक्सेप्टेंस कब तक हो सकता है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है टिल द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। 5 हमें यही बताता है ना। फिर आते हैं, अब आते हैं रिवोकेशन हाउ मेड, मोड ऑफ रिवोकेशन। सबसे पहले तो इसमें नोटिस आता है, जो हमने देख लिया है 5 में और 4 के पैरा 3 में। फिर लैप्स ऑफ टाइम, है ना, टाइम मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम में कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किया, मृत्यु हो गई पार्टी की, इंसैनिटी है ना। पर इंफॉर्मेशन जो है इस चीज़ की वो एक्सेप्टेंस से पहले आ जानी चाहिए। यदि नहीं आती है ना इंफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस हो चुका है तो प्रपोजर बाउंड हो जाएगा, है ना, और उसके एलआर बाउंड हो जाएंगे। हाँ, पर पर्सनल क्वालिफिकेशन पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसा नहीं होगा। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 4 एसेंशियल्स हैं। पहला, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये 11 और 12 में है। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, ये 13 से 22 में है।
कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, ये 23 और 24 में है। और ये जो एग्रीमेंट है वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए, ये 25 से 30 में दिया है। एसेंशियल्स है ना। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट कौन है ना। ये 11 में है अपने को। पहले तो पर्सन मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब 18 से ऊपर। माइनर वाइड एब इनिशियो होता है, इस पे केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष है ना। एज ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के द्वारा, जैसे कोई एलियन एनिमी है या फिर कंपनी लॉ में फ्रॉडुलेंट है, तो ये सब नहीं आ सकते। मोहरी बीवी वाला केस में ये बताया था कि वाइड एब इनिशियो होता है माइनर। 12 में है साउंड माइंड। किसे कहते हैं साउंड माइंड है ना, तो जो नेचर और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ जाए और रेशनल जजमेंट दे, वो साउंड माइंड का आदमी है। जब माइनर लॉ पे वो जो केस था वो है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। धर्मदास घोष जो था माइनर था, इसके जो गार्जियन थे वो थे केदारनाथ। मोहरी बीवी जो थी एलआर थी ब्रह्मदत्ती, जिससे उधार लिया था इसने। तो कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर वॉइड एब इनिशियो था इसका जजमेंट। आज की स्थिति क्या है माइनर में, तो 11 और मोहरी बीवी ने तो साफ कर दिया वॉइड एब इनिशियो पर। हाँ, पर गार्जियन ने पार्ट लिया है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नहीं लिया है तो वॉइड है। अच्छा, बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए है और गार्जियन के पावर में है तो बाइंडिंग है। अच्छा, इफेक्ट्स क्या होता है माइनर के साथ करने का, तो स्टॉपल नहीं लगता माइनर पे है ना। ये केस में बताया था, जादूनाथ सिंह वाला केस था ये। इफेक्ट्स ऑफ माइनर एग्रीमेंट, तो स्टॉपल नहीं लगता इसमें। जादूनाथ सिंह वर्सेस लता प्रसाद या ललिता प्रसाद, ऐसा ही कुछ केस था। फिर रेस्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन है। रेस्टिट्यूशन वाले में केस है खान बुल वर्सेस लाठा सिंह। इसमें कोर्ट ने जो है इक्विटेबल ज्यूरिडिक्शन को फॉलो किया था। फिर आती है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। ये दिया है 13 में है अपने कंसेंट, 14 में है फ्री कंसेंट। 13 में कंसेंट मतलब क्या होता है, 2 और मोर पर्सन जब सेम थिंग पे सेम सेंस में सहमति देते हैं तो वो कंसेंट है। ये प्रिंसिपल है जिस पे बेस्ड है कंसेंसस एड इडम पे। उसके बाद आते हैं फ्री कंसेंट 14 में। ये कंसेंट फ्री कंसेंट होगा जब वो कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के प्रभाव से नहीं लिया जाएगा कंसेंट, फिर ये फ्री कंसेंट होगा रहेगा। अब 15 में आते हैं। 15 में कोर्शन है, इसी को इंग्लिश लॉ में ड्यूरेस कहते हैं। कोई भी एक्ट जो फॉरबिडन है आईपीसी में या बीएनएस में, या फिर अनलॉफुल डिटेनिंग हो रही है या धमकी दिया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया जाएगा, जिस डर से सामने वाला पर्सन जो है मतलब एग्रीमेंट कर ले, हाँ, तो ये कोर्शन होता है। ड्यूरेस इंग्लिश लॉ में होता है जो बस बॉडी पे रहता है, प्रॉपर्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा अंतर ये है कि ड्यूरेस में इमीडिएट डेंजर होता है ऑन द स्पॉट,
पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं है। सुसाइड को क्वेश्चन माना गया है केस में। केस का नाम है चिकम अमीराजू वर्सेस चिकम सेकम्मा। अब आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस पे। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है, वन पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे रहती है। उस डोमिनेंट पोजीशन के कारण वो अनफेयर एडवांटेज उठाती है। अनफेयर एडवांटेज कैसे उठाती है, डोमिनेंट पोजीशन में रहने के कारण सामने वाला आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ना। इसमें रियल अथॉरिटी होता है या अपेरेंट अथॉरिटी होती है ना, या फिड्यूसरी रिलेशनशिप में रहते हैं ये दोनों, बाप बेटे या डॉक्टर पेशेंट। हाँ, या फिर मेंटल कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है सामने वाले पर्सन की, एज बहुत है, इलनेस है, मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस में है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस होकर। ये था 16। अच्छा, इसी 16 के 3 में दिया है कि पर्सन जो डोमिनेंट पोजीशन पे है उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन होता है और प्राइमा फेसी ये लगता है कि अनकंसाइनेबल बार्गेन है, मतलब प्रॉफिट जो है वो बस एक ही पार्टी को हो रही है, दूसरे पार्टी को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे रहेगा जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद 17 पे फ्रॉड आता है, 18 पे मिस रिप्रेजेंटेशन आता है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में एक केस है टेरी वर्सेस पीट, जिसमें बोला था इफ देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव देन इट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। 17 में क्या है, सजेशन है किसी फैक्ट का जो ट्रू नहीं है और बोलने वाला भी ये जानता है कि ट्रू नहीं है, तो वो फ्रॉड है। पर मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, बोलने वाला समझता है कि ये सच बोल रहा हूँ मैं, पर वो सच होता नहीं है। यही इन दोनों में 3 लाइन डिफरेंस है 17-18 में। फिर 19 और 19A, 19 और 19A में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि ऐसा कोई भी मतलब जिसमें कंसेंट ना हो, क्वेश्चन से लिया गया हो, फ्रॉड से लिया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया हो, तो वो वॉइडेबल होता है ऑन द बिहाफ ऑफ ऑप्शन ऑफ जो ये सब चीज़ें झेला है, क्वेश्चन झेला है, फ्रॉड झेला है, मिस रिप्रेजेंटेशन झेला है। 19A स्पेशल है बस और बस अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए, और सब कुछ सेम है 19 की तरह। इसमें भी ऑप्शन उसी को मिलता है जिस पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ हो। अब बात करते हैं मिस्टेक की, जो 20 से 22 में दिया। मिस्टेक जो है सेक्शन 20 से 22 के बीच में दिया गया है। मिस्टेक क्या होता है, फॉल्टी नॉलेज ऑफ द पार्टी होता है, और मिस्टेक ऑफ लॉ को डिफेंस के रूप में नहीं लिया जा सकता। इसे हम डायग्राम से समझते हैं। मिस्टेक 2 तरह का होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है, फैक्ट क्या है, एसेंशियल है किसी भी एग्रीमेंट का। इरोनियस ओपिनियन जो है वो मिस्टेक में कवर नहीं होता, ये दिया है एक्सप्लेनेशन 20 में, है ना। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या है, 2 चीजें होती है, वन पार्टी एट मिस्टेक और बोथ पार्टी एट मिस्टेक। जब वन पार्टी एट मिस्टेक होती है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी नॉट वॉइडेबल। ये अपने को सेक्शन 22 में दिया है। और बोथ पार्टी जब मिस्टेक पर रहती है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन 20 में दिया है। अब देखते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। यहाँ 2 चीजें होती है, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ में क्या होता है, वन पार्टी एट मिस्टेक तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन 21 में दिया है। और बोथ पार्टी एट मिस्टेक है वो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये भी सेक्शन 21 में दिया है। बेयर एक्ट में है नॉट वॉइडेबल, इसका मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। और
फॉरेन लॉ में क्या होता है, वन पार्टी मिस्टेक पे है तो वैलिड होता है और बोथ पार्टी है तो वाइड होता है। ये हमें सेक्शन 21 में दिया है। तो ये डायग्राम जो है, तो ये है मिस्टेक का फ्लो चार्ट, है ना। सेक्शन 20, 21, 22, इसी 3 सेक्शन में ये पूरा मिस्टेक का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह का, वन पार्टी एट मिस्टेक, बोथ पार्टी एट मिस्टेक। जब वन पार्टी एट मिस्टेक होती है तो वो वैलिड होता है, जब बोथ पार्टी एट मिस्टेक होती है फैक्ट में तो वो वाइड होता है। जब बोथ पार्टी मिस्टेक पर रहती है वो वाइड होता है, सेक्शन 20 में है, और जब वन पार्टी एट मिस्टेक है वो वैलिड होता है, सेक्शन 22 में। फिर मिस्टेक ऑफ लॉ में दो चीजें, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ में वन पार्टी हो, बोथ पार्टी हो, दोनों वैलिड होती है, सेक्शन 21 में। फॉरेन लॉ में जब वन पार्टी होती है तो वैलिड और बोथ पार्टी एट मिस्टेक होती है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये चीजें, चारों चीजें जो है सेक्शन 21 में। अच्छा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता है ना। और मिस्टेक ऑफ लॉ can't be taken as a defense। अच्छा, एक मैक्सिम है कॉन्ट्रैक्ट नॉन एस्ट, जिसका मतलब है नॉट माई एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, सिंगल पार्टी मिस्टेक पे है फिर भी एग्रीमेंट जो है वॉइड हो सकता है। एज, इलनेस, डिसेबिलिटी या कोई भी इसी टाइप का सिमिलर फैक्टर जिसका पर्सन जो है वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जान ही नहीं पाए तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट नॉन एस्ट लग जाता है और वो वाइड हो जाता है। थैंक यू। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे जो 31 से 36 में दिया है। तो ये क्या है, ये कोलैटरल इवेंट्स पे डिपेंड करता है ना। 32 में है कोई भी इवेंट के हैपनिंग पे, 33 में है कोई भी इवेंट के नॉट हैपनिंग पे, और इसे हम 35 के पैरा 1 और 33 के लिए पैरा 2 के साथ टू रिलेट करके पढ़ते हैं। क्योंकि 35 के पैरा 1 और पैरा 2 में है कि यदि कोई टाइम गिवन है तो, है ना। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इफ एन इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस और डज नॉट हैपन। हैपेंस है तो 32 में आएगा, डज नॉट हैपन है तो 33 में आएगा। यदि टाइम मेंशन्ड है ना, तो 35 के पैरा 1 और पैरा 2 में आएगा। अभी सवाल ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है। तो चंदूलाल हरजीवन लाल वर्सेस सीआईडी, इस केस में ये क्लियर हुआ कि भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही है। अब देखते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर 5 में दिया है 68 से 72 में। इसमें केस है मोसेस वर्सेस मैकफार्लन। इसी केस में सबसे पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया था, का कॉन्सेप्ट बताया था। 68 में क्या होता है, यह क्लेम फॉर नेसेसरीज जो सप्लाई किया गया है किसी पर्सन के साथ जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, है ना। इस पर एक केस है नेस वर्सेस इनमैन। इसमें क्या है, उसकी प्रॉपर्टी से हम क्लेम करते हैं जो भी हमने प्रोवाइड किया है, क्योंकि वन पर्सन शुड नॉट गेट रिच ऑन समवन एल्स एक्सपेंसेस। अब चलते हैं 71 की तरफ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम उसी तरह की रहेगी जैसी एक बेली की होती है। बेली हम पढ़ेंगे 151 में, यानी कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट 2 में। अब आते हैं 72 में। मान लो कोई असामाजिक टाइप का आदमी है, उसने शरीफ टाइप के आदमी को डराया धमकाया और काफी कम कंसिडरेशन देके उसकी प्रॉपर्टी खरीद ली। अब उसे रिटर्न करना
पड़ेगा जिसको उसने धमकाया था। ये दो चीज़ों पे होता है 72, मिस्टेक पे भी होता है, क्वेश्चन पर भी होता है ना। तो ये था अपना 72। अब चलते हैं 23 में, जो रह गया था हमारा। 23 में है व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। तो यदि ये फॉरबिडन बाय लॉ है, मान लो बिहार में लीटर बंद है या गुजरात में बंद है और वहां पे हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, है ना, या डिफीट करता है प्रोविजन ऑफ लॉ को, यहाँ पे लॉफुल है ही नहीं, ठीक है, फ्रॉडुलेंट है, प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर रही है, तो इन सब मामलों में। और कोर्ट मान लो किसी चीज को इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानती है, तो उस मामले में भी। अब 38 है ना, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। जब सामने वाला परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी है और आप उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहे हो, तो सामने वाला अपने राइट कॉन्ट्रैक्ट में लूज नहीं करने वाला, है ना। हाँ, पर इसकी भी कंडीशन है, प्रोमिसर अपनी राइट लूज ना करे, इसकी भी कंडीशन है। और वो क्या है कि ये जो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 3 बजे रात को ही पहुंच जा रहे हो। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सामने वाले को कि आप वही चीज ऑफर कर रहे हो जो वो चाह रहे हैं, है ना। ये अपना 38 टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। अब आते हैं 56 पे, है ना, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल दो तरह के होते हैं, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी दोनों वाइड होती है, और ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी जो है वाइड एग्रीमेंट होती है, और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसको कि हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब इसमें कुछ केस देखते हैं, ट्रेल वर्सेस हेनरी, जिसमें राजा की ताजपोशी होने वाली रहती है पर वो रूट बदल जाता है। टेलर वर्सेस कैडविल, इसमें हॉल बुक होता है और वो जल जाता है ना। और सत्यव्रत घोष वाला केस इंडियन लॉ का है। इसी के साथ जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 खत्म हो गया है ना। थैंक यू, फिर मिलते हैं।